नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज कक्षा 10वीं के आप सभी विद्यार्थियों के लिए महाकवि जयशंकर प्रसाद, जो कि छायावाद के एक प्रमुख स्तंभ रहे हैं, उनकी जो प्रमुख कविता हमारे पाठ्यक्रम में है आत्मकथ्य, आज हम उसकी चर्चा करेंगे और इस कविता के भाव को, इसके तात्पर्यार्थ को समझने का प्रयास, आपको समझाने का प्रयास मेरा रहेगा। जरूर आप इससे लाभान्वित होंगे, ऐसी मुझे आशा है। प्यारे बच्चों, जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी काव्य धारा के कवि हैं और आधुनिक काल की जो एक धारा रही है, एक विशिष्ट छायावादी धारा, उस छायावादी धारा के प्रमुख कवियों के रूप में शुमार हैं आचार्य जयशंकर प्रसाद। आप सर्व विद्या की राजधानी जो काशी कही जाती है, जिसको वर्तमान में बनारस या वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है, यहीं पर आपका जन्म हुआ था। लेकिन जन्म के बाद ही आपको काफी अभावों और काफी संघर्षों का सामना करना पड़ा। काफी वेदनामय आपका जीवन बीता, काफी कष्टों से, संकटों से भरा हुआ आपका जीवन रहा। इसलिए आपकी कविताओं में वो वेदना का भाव और छायावादी कविताओं की जो एक यह विशिष्ट अभिव्यक्ति रही है, वेदना की अभिव्यक्ति, पीड़ा की अभिव्यक्ति, वह शब्द, वह सुर आपकी कविताओं में स्पष्ट द्योतित होता है। आज की जो कविता है वह है आत्मकथ्य। और आप जानते हैं प्यारे बच्चों, इस कविता का जो यहाँ पर रखने का उद्देश्य है, आपको वर्तमान के कवियों में छायावाद की जो एक विशिष्ट शैली रही है उससे भी परिचय कराना है। आप इस कविता के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जैसे जो महान कवि थे, जो महान होते हुए भी अपने आप को एक साधारण रूप में देखते थे। प्यारे बच्चों, कहा जाता है विद्या ददाति विनयम या विद्या विनयेन शोभते। ये जो सूक्तियां हैं, ये वास्तव में चरितार्थ होती हैं जयशंकर प्रसाद के ऊपर, क्योंकि इतना कुछ विशिष्टता हासिल करने के बाद, इतनी प्रख्यात, इतना विशिष्टता, इतनी विद्वत्ता हासिल करने के बाद भी एक कवि कहता है कि मेरे जीवन में उपलब्धियां नहीं है, मेरे जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे मैं आत्मकथ्य या आत्मकथात्मक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए आगे आऊं। ऐसा कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी सफलताएं, कुछ भी उपलब्धियां मैंने हासिल नहीं की हैं। यह एक महान कवि की, एक विराट कवि की सरलता कहिए या उनकी सादगी कहिए या उनकी निरभिमानिता कहिए, यह निश्चित रूप से हम सबको समझना चाहिए और इससे सीख भी लेनी चाहिए कि वास्तव में कवि कितनी ही पद प्रतिष्ठा को प्राप्त क्यों न हो जाए, लेकिन उसे जमीन से जुड़ा रहना चाहिए और उसमें सादगी का, सरलता का और निरभिमानिता का, अहंकार शून्यता का निश्चित रूप से स्थिति बनी रहनी चाहिए। ये भी हमको इस कविता और इस कवि के माध्यम से सीख मिलती है। प्यारे बच्चों, आत्मकथ्य जो ये कविता है, इसका प्रादुर्भाव, इसकी उत्पत्ति ही कुछ इस तरह से हुई कि सन 1918 के आसपास, सन 1921 के आसपास, जब प्रेमचंद्र के द्वारा, उस समय मुंशी प्रेमचंद्र जो एक महान विराट कथाकार, कहानीकार के रूप में थे, उनके द्वारा एक पत्रिका निकलती थी जिसको आज भी वह वर्तमान में निकल रही है। राजेंद्र यादव अभी हाल में उनके संपादक रहे हैं और आगे भी उस में बहुत साहित्यिक श्रेष्ठ लेख आज भी बाजार में उपलब्ध हैं। तो हंस पत्रिका का जो एक श्रेष्ठ विशेषांक उस समय निकल रहा था, वह था आत्मकथ्य विशेषांक। उस विशेषांक में महाकवि जयशंकर प्रसाद से भी प्रेमचंद्र ने, उनके अनुयायियों ने, उनके समर्थकों ने एक अनुरोध किया, एक आग्रह किया कि आप भी अपनी कुछ विशिष्ट बातें, अपने जीवन से जुड़ी हुई बातों को आत्मकथा के माध्यम से प्रस्तुत करने का एक आग्रह उनसे किया गया। लेकिन महाकवि ने यह कहते हुए अपनी असहमति व्यक्त करी कि मेरे जीवन में कुछ भी तो ऐसी विशिष्ट उपलब्धियां नहीं है, कुछ भी तो मैंने विशेष सफलताएं अर्जित नहीं की हैं, कुछ भी तो ऐसा कुछ जीवन में मेरा ऐसा योगदान नहीं रहा है जिससे कि भावी पीढ़ी कुछ सीख ले सके। कुछ यदि मैं आत्मकथा के बहाने कुछ भी अपना लेखन कार्य करूं या कविता रचूं या फिर आत्मकथात्मक तरीके से कुछ भी अपनी बात रखूं, तो निश्चित रूप से कुछ उपलब्धियां हो, तब जीवन में उससे कुछ प्रेरणा व्यक्ति ले सके, कुछ ऐसा हो तब तो मैं आगे वर्णित करूं। लेकिन मेरे जीवन तो अभावों से भरा रहा है, संकटों से भरा रहा है, वेदना और व्यथा और पीड़ा के अलावा जीवन में कुछ भी तो विशिष्टता मैंने
उपलब्धि मैंने कोई हासिल नहीं की है, तो मैं क्या आखिर वर्णित करूं। इसी असहमति के फलस्वरूप समुत्पन्न हुई यह कविता आपके सामने है, आत्मकथ्य। तो इसको आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास है। प्यारे बच्चों, समझिएगा। कविता के बोल कुछ इस तरह से हैं कि मधुप गुनगुना कर कह जाता, कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां, देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा, अपने को समझो मेरा, रस ले अपनी भरने वाले। प्यारे बच्चों, इसके भाव को समझिएगा कि मधुप गुनगुना कर कह जाता, कौन कहानी यह अपनी। देखिए, इस मन को, इन मस्तिष्क को, इस मन को ही कवि के माध्यम से उस पर आरोपित करते हुए मधुप कहते हैं भ्रमर को। और भ्रमर की और मन की स्थितियां बिल्कुल समान हैं। जिस तरह से भंवरा यत्र तत्र सर्वत्र घूमता फिरता रहता है, वैसे ही हमारा मन भी तत्त विषयों की ओर उन्मुख होता रहता है। तो दोनों की गति एक ही जैसी है। इसलिए कवि ने कहा कि ये मन रूपी भ्रमर, जब भी आप मुझे आत्मकथ्य लिखने के लिए प्रेरित कहते हो, अपने अनुयायियों से, अपने समर्थकों से कहा कि आप मुझसे, जब भी मेरे जीवन में कुछ भी उपलब्धियां नहीं है, तब भी मुझसे आप आत्मकथा लिखने के लिए यदि कहते हो, तो मधुप, तो मेरा मन रूपी भंवर गुनगुन करता हुआ बहुत सारी ऐसी मेरे अतीत से, मेरे बीते हुए जीवन से बहुत सारी ऐसी घटनाओं को, उनके चलचित्र को मेरे सामने उपस्थित कर देता है। मन रूपी भ्रमर गुनगुन करते बहुत सारी बातें मुझसे कहा जाता है। और यह कहता क्या है कि मुरझा कर गिर रही पत्तियां, देखो कितनी आज घनी। जीवन में कुछ भी तो ऐसा विशिष्ट उपलब्धि या कुछ भी ऐसी सफलता नहीं है। मेरा जीवन तो मुरझा कर गिर रही पत्तियां, देखो कितनी आज घनी। अगर मैं अपने जीवन में दृष्टिपात करूं, अतीत की ओर अगर देखूं, तो मुझे क्या पाता हूं कि मुरझा कर के पत्तियों का गिरना एक प्रतीक है दुखों का, निराशा का, हताशा का। जीवन में संकट के अलावा और कुछ भी महाकवि ने नहीं देखा। तो इसलिए कवि कहते हैं कि जीवन में मेरा जो ये जीवन रूपी वृक्ष है, यहाँ तो आज मैं देखता हूं कि बहुत सारी उभरती हुई जो पत्तियां थी, जो खुशियों के दिन थे, जो एक सुखद दिन थे, या जो सुख या आशा भरे जो दिन थे, वो निश्चित रूप से वो आशा रूपी पत्तियां, वो सुख रूपी पत्तियां आज मुरझा कर करके गिर रही हैं। उनका मुरझा कर करके गिरना का मतलब, मैं अपने जीवन में दृष्टिपात करूं तो दुखों के अलावा और बहुत सारे कष्टों के अलावा और भी कुछ नहीं दिखता। कवि आगे बताते हुए कहते हैं कि मेरे अलावा बहुत सारे लोग जीवन में ऐसे हैं, क्या कहते हैं कि इस गंभीर अनंत नीलिमा में, ये जो अथाह या अनंत जो नीलिमा, आकाश का जो नीला नीला विस्तार है, इसमें असंख्य जीवन इतिहास, बहुत अनगिनत लोगों का जीवन इतिहास भरा पड़ा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा को प्रस्तुत किया है। लेकिन मैं देखता हूं, कवि ने कहा कि यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। लेकिन जितने लोगों ने भी अपनी अपनी आत्मकथा प्रस्तुत की है, ये सभी अपना व्यंग्य मलिन उपहास करते रहते हैं, एक दूसरे का मजाक सा बनाते रहते हैं। क्योंकि आत्मकथा के बहाने, आत्मकथा के माध्यम से कवि या कोई भी व्यक्ति अपने सुखों को, अपने दुखों को, अपनी अच्छाइयों को, बुराइयों को, सबको तटस्थ होकर के प्रस्तुत करता है। और जब लोगों की बुराइयां सामने आती हैं, तो एक दूसरे का मजाक भी बनना स्वाभाविक है। तो इसलिए मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगा तो मेरे यहाँ तो सुखों का तो लेस मात्र है, दुखों और कष्टों को और वेदनाओं का ही ज्वार है। इसलिए उनको सुनकर के लोग तो और हंसी उड़ाएंगे। इसलिए अच्छा यही है कि मैं अपनी आत्मकथा न लिखूं। इसलिए कवि कहता है कि यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास, बड़ा गंदा मजाक सा बनाते रहते हैं लोग एक दूसरे को। और आपने रहीम का बड़ा अच्छा दोहा सुना होगा कि रहीमन निज तन मन व्यथा, मन ही राख्यो गोई, सुनी अठिले हैं लोग सब, बांटी न ले हैं कोई। इसलिए अपनी तन मन व्यथा को निश्चित रूप से अंदर ही अगर उसको व्यक्त न करें तो शायद इसी में समझदारी रहती है, ऐसा महाकवि रहीम का मानना है। तो उसी भाव को यहाँ कवि ने भी कहा
तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। इतना सब कुछ जानते हुए भी कि मेरे जीवन में कुछ भी ऐसी विशिष्टता नहीं, कुछ भी ऐसा विशिष्ट उपलब्धि मेरे जीवन में नहीं, तब भी तुम कहते हो कि मैं अपनी दुर्बलताएं, अपनी कमजोरियों को, अपनी असफलताओं को, अपनी अनुपलब्धियों को सबके सामने रखूं। तो इससे क्या होगा? लोग तो निश्चित रूप से दुर्बलताओं को सुनकर करके मजाक ही बनाएंगे। दुर्बलता को, मेरी आप बीती को, मेरी बीती हुई घटनाएं जो मेरे जीवन से जुड़ी हुई हैं उनको अगर मैं कहूंगा निश्चित रूप से, तो दुर्बलता अपनी बीती कहने, इनको सुनकर करके लोग निश्चित रूप से मजाक ही बनाएंगे। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। तुम्हें भले ही इससे सुख मिल सकता है, मेरी अनुपलब्धियों को, मेरी असफलताओं को देख कर करके भले ही तुम्हें सुख मिल सकता है कहिए, या फिर कहिए कि तुम्हें, अगर मैं अपनी दुर्बलताएं आपके सामने प्रस्तुत करूं तो क्या इससे तुमको सुख मिल पाएगा? अगर तुम गंभीरता के साथ मेरे जीवन रूपी इस गगरी में निहारने की कोशिश करोगे तो देखोगे यह गागर रीति। तो तुम कोई मैंने मन रूपी जो एक गगरी है, विचारों से जो भरी हुई थी, यह आपको शून्य मिलेगी, रिक्त घड़ा सा मेरा एक जीवन आपको दिखेगा। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही ने, देखिए कभी कहता आगे, कहीं ऐसा तो नहीं है अगर मैं अपने जीवन में तटस्थ होकर करके अच्छाइयों को, बुराइयों को या सच्चाइयों का उद्घाटन करूं, तो इस सच्चाई का उद्घाटन करते करते कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी इसमें शुमार हो जाओ। जितने भी तुम कह रहे हो कि मेरी अपनी आत्मकथा लिखो, कहीं इसमें तुम्हारा भी अंश ना आ जाए। जिन्होंने मेरे विचार रूपी गगरी को रिक्त किया है, मेरे पास आज जो अनुपलब्धियों भरा या मेरा जो असफलताओं से भरा जो जीवन रहा है, कहीं इस असफलता और इन अनुपलब्धियों के पीछे कहीं कारण बन करके तुम भी इसमें शामिल न हो जाओ। इसलिए अच्छा यही है कि मैं चुप रहूं, मौन रहूं और अपनी आत्मकथा न लिखूं, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, तुम ही ने इसे कहीं खाली न कर दिया हो। मेरा जीवन जो रिक्त घड़े के समान है, अपने को समझो। इसलिए अपने आप को समझते हुए मेरा रस ले अपनी भरने वाले, जरा अपने आप को देख लो, समझ लो, कहीं मेरे विचार रूपी रस को लेकर करके जो आज आपने बहुत बड़ा कविताओं का या बहुत बड़ा काव्य का जो साम्राज्य खड़ा किया है, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरा ही विचार चुरा कर करके, मेरे ही कथ्य को चुरा कर करके आपने कविता का एक बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया हो या अपनी एक प्रसिद्धि को प्राप्त कर ली हो, कहीं इसमें तुम ही ना हो। इसलिए कवि कहता है कि मैं आत्मकथा न लिखूं, इससे बेहतर यह है कि आप भी बचो और मेरी दुर्बलताएं, मेरी कमजोरियां भी सामने ना आ पाएं। इस भाव को समझें।